नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं पुनः आपके बीच आया हूं बहुत लंबे समय के बाद, और आज हम एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पूरी जिंदादिली के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। आज जो नया विषय है वो है NEP अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी जिसको दी गई। जो ये नई शिक्षा नीति है, आज हम इसकी बारे में जानते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं बिंदु पे मैं चर्चा करूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो पहली बार शिक्षा नीति बनी थी वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान 1968 ईस्वी में लागू की गई थी। इसके बाद दूसरी जो शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुई थी वह है स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान 1986 ईस्वी में 1986 में लागू की गई थी। और इस दूसरी शिक्षा नीति को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ PV नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 1992 ईस्वी में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लागू कर दी गई थी। आज वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके लिए जो पहली बार जब गठन किया गया था, तो जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी की नई सरकार बनी है, एनडीए की नई सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, तो इस नई शिक्षा नीति पे जोर शोर से बात होने लगी थी कि लगभग बहुत लंबे समय के बाद भी हमारे देश में नई शिक्षा नीति घोषित नहीं की गई है। तो जब इस नई शिक्षा नीति की बात की गई तो उस दौरान जो कैबिनेट के पूर्व सचिव थे TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें 2016 में दी थी और जिसे नकार दिया गया था। अर्थात TSR सुब्रमण्यम जी की समिति, जो 5 सदस्यीय समिति थी, उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर जो अपनी सिफारिशें पेश की थी वह नकार दी गई। और पुनः जो नई समिति, जो कि हाल ही में कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी है, यह समिति, यह मसौदा जिसने तैयार किया था वह इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित कर दिया गया था। अर्थात हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से बन सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है इसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी कब दी, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ सकता है 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंगन जिसके अध्यक्ष थे। इस जो ये मसौदा था कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसको कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पास कर दिया गया है। हालांकि आगे की गतिविधियां जो भी होंगी वो हम सभी लोगों के बीच आएंगी। अभी हम इतने ही मुद्दों पे बात करते हैं कि इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लागू की है इसमें किन किन मुद्दों को लेकर बातें की हैं। देखो, नई शिक्षा नीति जो ये आई है इसमें बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन किए गए हैं, वास्तव में होने भी चाहिए थे, क्योंकि यह परिवर्तन लगभग आप देख सकते हैं कि दूसरी जो शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में बनी थी, तब से लेकर आज 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। लगभग 34 वर्षों के बाद हमारी नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा ही किसी भी देश की बुनियाद रखता है। शिक्षा के आधार पर ही किसी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा लाने में 34 वर्ष लगे, तो पहले तो हम इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करेंगे ही, और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद शिक्षा नीति जो यहाँ पे लागू कर दी गई है। अब हम बात करते हैं इस नई शिक्षा नीति पे। इससे पहले मैं सभी लोगों से जो पहली बार इस चैनल पे हैं उनसे आशा करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिए। और समय समय पर नई नई जानकारियों के लिए आप इस चैनल से जुड़ते रहिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशन आते रहे। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है कि जो नई शिक्षा नीति बनी है वह किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है, तो वह थे इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन जी की। अब देखो, नई शिक्षा नीति में मुख्य रूप से शिक्षा का जो स्तर था 10+2 का,
उसको समाप्त कर दिया गया है और 10+2 के शिक्षा के स्तर को समाप्त करने के पश्चात अब इसको लगभग 4 खंडों में 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। अब हम जानेंगे कि यह 5+3+3+4 का महत्व कितना है, क्योंकि पहले जो 10+2 था उसमें पहले प्राइमरी से लेकर 10th तक का एक होता था, फिर +1 और +1 अर्थात 12th तक का जो था वो 10+2 में बंटा हुआ था। अब इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को 4 स्तरों में बांट दिया है, जिसमें 5+3+3+4 को ये ले आए हैं, किसमें नई शिक्षा नीति में। अब जो 5+3+3+4 है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि जो पहले 5 वर्ष इन्होंने लिए हैं, इसमें लगभग आप मान सकते हैं कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को लिया गया है। अर्थात जो पहले के 5 वर्ष हैं उसमें KG, LKG, UKG, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड तक के बच्चों को लिया गया है, जिनकी समयावधि लगभग 3 से 8 वर्ष तक ली गई है। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। KG, LKG और UKG को जहां इन्होंने इसमें प्री प्राइमरी के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया है कि बच्चे को प्री प्राइमरी के रूप में हम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में जोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट और क्लास सेकेंड को इसी के साथ जोड़ दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा स्तर है 5+3 का, उसमें 8 से 11 साल के बच्चों को लिया गया है, अर्थात क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th। इन 3 क्लासों के लिए जो बच्चे की उम्र होगी वो लगभग 8 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष होगी। इसके बाद का जो 3 है वो 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए लिया गया है, जिनकी उम्र 11 से 14 साल के बीच होगी। यह प्रावधान इसमें किया गया है। और फिर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों की बात की गई है, जो लगभग 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 5+3+3+4 का जो इन्होंने अनुपात बनाया हुआ है बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में, इसमें 3 से लेकर और 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल कर दिया गया है, जिसमें ये अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी स्तर पे या जो प्री प्राइमरी स्तर है वहां पे किन बातों पे इन्होंने जोर दिया है। प्री प्राइमरी स्तर अर्थात KG, LKG और UKG की मुख्य बातें करें तो यहाँ पे आंगनबाड़ी में बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया गया है, अर्थात बच्चे आंगनबाड़ी में किस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इसमें मुख्य रूप से बच्चे की भाषा पे और गणित विषय पे जोर देने की बात की गई है। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को भाषा और गणित के साथ साथ उनकी रीजनल लैंग्वेज अर्थात जो स्थानीय भाषा होगी उसमें शिक्षा देने की बात कर दी गई है। बहुत अच्छी पहल है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि अन्य कंट्रियों में भी हमने देखा कि प्राइमरी स्तर पे जो बच्चों की शिक्षा है वह जो उनकी स्थानीय भाषा उन्हीं के आधार पर होनी चाहिए उनको, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी से जहाँ से अपनी स्थानीय भाषा में जो चीज़ सीख सकता है वो अन्य भाषाओं में नहीं सीख सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा परिवेश भी वैसे ही होता है कि बच्चा स्कूल में अगर सपोज दूसरी लैंग्वेज को सीखता है और घर में तो उस लैंग्वेज को बोलने में असमर्थ रहता है। तो इसलिए भी ये काफ़ी अच्छा सिद्ध नहीं होता जो था कि बच्चे को अब स्कूल के प्राइमरी स्तर में दूसरी भाषा में पढ़ाए और घर में वो फिर अपनी भाषा बोले। तो ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी ये पहलू है कि बच्चे को प्राइमरी स्तर पर उनका जो स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा देने की बात यहाँ पे की गई है। और मुख्य रूप से भाषा और गणित पे इस पे जोर देने की बात की गई है। फिर इसका जो दूसरा स्तर है मतलब KG, LKG, UKG फर्स्ट और सेकेंड के बाद जो दूसरा स्तर आया है उसमें बच्चा क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th जैसा कि मैंने बोला भी 8 से 11 वर्ष के बच्चे जिसके बीच आएंगे। यहाँ तक हमने बात की है कि क्षेत्रीय स्तर भाषा और गणित में मुख्य रूप से जोर देने की बात इन्होंने यहाँ पे की है। इसके बाद जो तीसरा स्तर आएगा जिसमें हम बच्चों को क्लास 2nd, 3rd और 3rd, 4th और 5th में रखेंगे। जो सेकेंड स्तर है 5 के बाद 3 का, जिसमें बच्चे 8 से 11 साल के बीच के आएंगे। इसमें बच्चों की लेखन शैली पर भी जोर दिया गया है कि बच्चों की लेखन शैली स्थानीय भाषा हम पहले पढ़ेंगे, गणित पे जोर देंगे और लेखन शैली में भी बच्चों को निपुण बनाने के लिए यहाँ पे जोर दे दिया गया है इस दूसरे वाले स्तर में। अब हम तीसरे स्तर की बात करते हैं जिसमें 11 से 14 साल के बच्चों को लिया गया है, अर्थात क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। हम कह सकते हैं कि यहाँ से
व्यावसायिक शिक्षा पे जोर देने की बात की गई है और वास्तव में बहुत अच्छा कदम है। अगर बच्चे यहीं से व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तो आने वाले निकट भविष्य में वो बहुत अच्छे ढंग से अपने क्रियाकलापों को, अपने क्षेत्र को, किस क्षेत्र में उन्हें काम करना है उसको समझ पाएंगे और आगे उसमें आगे उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो हम बात करते हैं इसमें किस किस प्रकार की शिक्षा की बात कर दी गई है। हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने जो है व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा और मुख्य रूप से कानूनी शिक्षा, इस स्तर से इन्होंने बात शुरू की है कि बच्चे यहाँ से ही इन शिक्षाओं के बारे में भी, ये नहीं कि आप अपने जो विषय हैं उनमें ध्यान उनको नहीं ग्रहण करेंगे, उनको भी करेंगे। इसके साथ साथ आप व्यावसायिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा है, कानूनी शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, इस और भी अपना ध्यान आप देंगे। इसके साथ साथ ये तो था 6, 7, 8। इसके बाद 9th से 12th तक का जो लास्ट वाला हमारा 4th स्टैंडर्ड का है, जिसमें 14 से 18 साल के बच्चे आएंगे, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th। यहाँ से लगभग परीक्षाओं को 2 प्रकार से करने की उन्होंने बात की है कि साल में 2 प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। इसमें जो शिक्षा होगा वो 2 बार ही होंगे। सेमेस्टर सिस्टम की साथ यहाँ से बात की जाएगी, जिसमें कुछ ये क्या बोलते हैं उसको आप, उच्च शिक्षा के लिए जो ये शिक्षा है यहाँ पे, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, एक व्याख्यात्मक प्रकार की शिक्षा यहाँ से दी जाएगी। और जो रटने वाली पद्धति अभी तक चल रही थी, इसको लगभग समाप्त करने की बात इन्होंने की गई है। बच्चा क्रियात्मक ढंग से सोचेगा, अर्थात इस प्रकार की शिक्षा से यहाँ से बात इस नई शिक्षा व्यवस्था में की गई है कि जो भी बच्चा होगा वह अपनी इस शिक्षा को अपना क्रियात्मक ढंग से, क्रिएटिविटी किस प्रकार से उसकी शिक्षा में आएगी उस पर जोर दिया गया है। और जिस प्रकार से वो अपना सर्वांगीण विकास यहीं से करना शुरू कर दे, इन पे मुख्य रूप से इस नई शिक्षा व्यवस्था में जोर दी गई है। अब हम बात करें अगर हायर एजुकेशन में, तो मुख्य रूप से यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक, जिसको रेगुलेटर कहते हैं, उस पर जोर देने की बात इन्होंने की गई है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक पे जोर दी गई है और 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात की बात यहाँ पे की गई है। 100% सकल नामांकन अनुपात की बात नई शिक्षा व्यवस्था में की गई है। 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की बात की गई, अर्थात 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है किसी कारणवश, उनको दोबारा से शिक्षा देने की बात इस नई शिक्षा व्यवस्था में भी की गई है। अब मुख्य रूप से हम बीएड एजुकेशन की बात करें तो बीएड के लिए इन्होंने एक नई पॉलिसी यहाँ पे ले रखी है, जिसमें इन्होंने कहा है अगर कोई भी बच्चा 12th क्लास के बाद बीएड करता है तो उसे मुख्य रूप से 4 वर्षों का बीएड करना होगा। 12th क्लास के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 4 वर्षों का बीएड करना होगा। अगर आप स्नातक के बाद बीएड करते हैं तो आपको 2 वर्षों का बीएड करना होगा। और अगर आप स्नातक के बाद बीएड करते हैं तो आपको 1 वर्ष का बीएड कोर्स करना होगा। यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ से कि जो ये बीएड के जितने भी कॉलेज खुले हुए हैं वह अब निकट भविष्य में बंद होने वाले हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं जब इन्होंने बीएड को 12th के पास, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना की प्रक्रिया कर ही ली है, तो ऑब्वियसली बात है कि बीएड वही यूनिवर्सिटी कराएंगे, वही डिग्री कॉलेज कराएंगे जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो शिक्षा कर रहे हैं। तो बीएड की जो अलग से जो सिर्फ बीएड के कॉलेज हैं वो निकट भविष्य में जरूर निश्चित ही रूप से बंद होंगे, जैसा मैं मानता हूँ। और आप भी मान सकते हैं कि जब बीएड ग्रेजुएशन इन स्तरों पे होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएंगे। और जिनको पीएचडी करनी है, अर्थात जिन छात्रों को शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उनके लिए 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स होगा। उसके बाद वो ग्रेजुएशन के बाद एमए करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और एमफिल का समाप्त कर दिया गया है। जो एमफिल करते थे उसके बाद सीधे आप पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल समाप्त करके ग्रेजुएशन को 4 वर्षों का कर दिया गया है उन छात्रों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन में भी मुख्य बदलाव ये हो रखे हैं। अभी हमने कहा था कि जो
9 से 12 की जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने का इन्होंने बात की है, या शायद पहले से भी की होगी, जो 6 से 12 या प्राइमरी से ही होगा। तो उसमें मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक शिक्षा की बात इन्होंने की थी। और मैंने पहले भी कहा कि रटे हुए या जो रटने की प्रक्रिया थी, जो रटने के बाद जो अपने एग्जाम को उत्तीर्ण करते थे, वो प्रक्रिया बंद होगी। बच्चे में क्रिएटिविटी को पैदा करने की बात इन्होंने इस नई शिक्षा व्यवस्था में की है। शिक्षक भर्ती में इन्होंने बात की है कि हम पारदर्शिता शिक्षक भर्ती में लाएंगे और ऐसे शिक्षकों को भर्ती करेंगे जो पूर्ण रूप से सक्षम होंगे परीक्षा में टीचर बनने के, जो अर्थात लायक होंगे। लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं की कि हम साक्षात्कार को खत्म करेंगे, जिसका मैं भी और शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो विरोध करेंगे। आप पारदर्शिता की बात तो एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि साक्षात्कार खत्म नहीं होगा, तो इस पे आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं साक्षात्कार में क्या होता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, किस स्तर से साक्षात्कार होता है। तो अगर आप पारदर्शिता लाना चाहते हो शिक्षक भर्ती में, तो जरूर आपको इसमें बदलाव की जरूरत है। साक्षात्कार को पूर्ण रूप से खत्म करना ही होगा। इसके साथ साथ जो प्रौढ़ शिक्षा है उसमें भी जोर देने की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी ज्यादा हो गई है, उसको भी शिक्षित किया जाएगा। समावेशी शिक्षा पे बात की गई है, सभी को समान रूप से शिक्षा की बात की गई है। निकट आने वाले भविष्य में एक ही एंट्रेंस एग्जाम की ये बात करेंगे कि जो आगे की हायर एजुकेशन में जो शिक्षाएं होंगी उनके लिए एक ही आप एक एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से शिक्षा की बात की गई कि दिव्यांग किस प्रकार से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। और जो मुख्य रूप से बात है कि हम अभी तक अपनी शिक्षा व्यवस्था पे जीडीपी का 4.4% खर्च करते हैं, अब हम 6% जीडीपी का 6% अपनी शिक्षा पे खर्च करेंगे। हालांकि इसमें बहुत अधिक बातें हैं, मैं उन सभी बातों को आपके बीच न रह करके अपने इन सीमित बातों को रखा हूं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। और मुख्य बात, अब जो ये हमारा मानव एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय अब उसका नाम कर दिया गया। अब हम कह सकते हैं कि माननीय रमेश पोखरियाल जो निशंक जी हैं, वो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री न होकर के अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं, या बने हैं, या शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों, तो ये थोड़ा मैंने प्रयास किया है आपके बीच नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने का। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। कुछ भी, हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, कुछ इसके तथ्य स्पष्ट हुए हैं, कुछ अस्पष्ट हैं। इसमें जैसे कि अभी ये है कि बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अपने विषय को चुनेंगे। साइंस वाला कॉमर्स के विषय पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के विषय पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कोई स्पष्ट तो अभी हुआ नहीं किस प्रकार से ये होगा, लेकिन मैं अपनी बात पे कहूं तो मुझे लगता है कि इसमें ये लॉबियां बना सकते हैं कि, हालांकि आप देख सकते हैं कि अगर ये ऐसे फ्री छोड़ देंगे तो इस हिसाब से बहुत कुछ सोचने वाली बात है इसमें। लेकिन अगर ये मुझे लगता है कि ये लॉबी बनाएंगे कि वहां भी एक कॉम्बिनेशन रखेंगे सब्जेक्टों का। साइंस वाला आर्ट्स के कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स के कौन से पढ़ सकता है, या किसका इंटरेस्ट उस हिसाब से भी ये आगे बनाने का प्रयास करेंगे मुझे लगता है। देखते हैं, कुछ बातें अस्पष्ट हैं, स्पष्ट नहीं हुई है। देखते हैं निकट भविष्य में क्या होता है, उन पर भी हम पुनः चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी कमियां हैं आप उनको जरूर लिखेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।